लेंस मेकर सूत्र, यानी लेंस निर्माता का सूत्र, या जैसे हम बोलते हैं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। यहाँ पे ध्यान रखना, हम जो लेंस ले रहे हैं वो काफी पतला है, यानी काफी थिन है, बहुत पतला है। तो बच्चों देखो हमारे पास इस तरीके का एक लेंस है, पतला सा लेंस, और उसमें से हमने क्या गुजार दी है, वही जो हमेशा से गुजारते हैं, एक मुख्य अक्ष। यहां पर जो हमें मिलेगा बच्चों, मिलेगा O यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम वस्तु को रखने वाले हैं यहां पर और देखते हैं उससे अपवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मान लो कि इसके आसपास जो भी वातावरण है उसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों, N1। तो आसपास जो भी मीडियम है, चाहे वो जल रहा हो, चाहे वायु रही हो, या कुछ भी रहा हो, वो हमारे पास N1 हो गया। और जिस पदार्थ का ही बना है बच्चों उसका अपवर्तनांक हो गया N2। तो N1 क्या है बच्चों, N1 है हमारे पास इस पूरे के पूरे जो भी इसके आसपास का वातावरण है उसका अपवर्तनांक, और N2 क्या है, इस लेंस का अपवर्तनांक जिससे बना हुआ है। तो मान लो अगर वस्तु यहां पर रखी है O, ध्यान से सुनिएगा, तो अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी हमने O बोल दिया। चलो इसको O डैश बोल देते हैं ना, O डैश। O डैश यहां पर वस्तु रखी हुई है, यहां पर क्या रखा है, वस्तु रखी है। तो प्रकाश की किरणें इससे निकलती हैं, और ये हमारा देखो, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारा लेंस का हमने बीच में से लाइन दो ड्रॉ कर दी ताकि दो अलग अलग पार्ट बन जाए। अब ध्यान से देखेंगे, एक तरफ से एक कर्व्ड है और दूसरी तरफ से दूसरी कर्व्ड है। तो अभी वस्तु कहां रखी है, अभी वस्तु रखी है बच्चों हमारे विरल माध्यम में, और प्रकाश जाना कहां जाता है, सघन माध्यम में। तो इस तरीके से प्रकाश चला गया। अब जब प्रकाश जा रहा है सघन से विरल की तरफ, तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगा, लेकिन सर अभिलंब कहां है, तो पहले अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब कैसे बनेगा बच्चों, थोड़ा सा फोकस करें, तो ये कर्व सरफेस है। अब जो फर्स्ट वाला केस है उसको याद करिए, मान लीजिए पीछे कुछ भी नहीं है, कि कर्व सरफेस इस तरीके से वक्रित है, कौन सा, उत्तल। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे मुख्य इसका अभिलंब चाहिए होगा, और अभिलंब हमेशा कहां से पास होता है बच्चों, FC से। तो इस वाले के लिए अभिलंब पास हो जाएगा इसके C से, तो ये रहा इसका C। मान लो ये हमारे पास क्या है, C1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आपतन कोण यानी एंगल I। तो हमें पता है जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, तो ये भी अभिलंब की तरफ झुकेगी, बोले वो झुकूंगी, झुकाओ इसको, तो झुक गई अभिलंब की तरफ। ठीक है, देखो जाना कैसे था, इसको जाना था ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन देखो नीचे झुक गई, पहले यूं गई, यूं बेंड हो गई, अब वापस दूसरी सतह आ गई। तो बच्चों दूसरी वाली सतह में देखो वापस, इस बार वापस समझिएगा, दूसरी वाली सतह के लिए अब लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, और ये सतह कैसी होगी इस वाली के लिए, अंदर से देखिए, अंदर से सतह होगा हमारे पास अवतल। ठीक है ना, वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु रखी है इस बार, देखो जो हमने दो केसेस पढ़े थे, पहला वाला केस पढ़ा था जब वस्तु कहां रखी हो, विरल माध्यम में, और इमेज क्या बन रही है उसकी, सघन माध्यम में, कुछ ऐसा। दूसरा वाला केस क्या पढ़ा था, वस्तु कहां रखी है, सघन माध्यम में, और इमेज क्या बन रही है उसकी, विरल माध्यम में, कुछ ऐसा। तो यहां पे भी सेम केस, वस्तु कहां रखी है, विरल माध्यम में, प्रतिबिंब का बनेगा सघन के अंदर। अब वस्तु का रखी है सघन माध्यम में, प्रतिबिंब का बनेगा विरल में। तो अब ये क्या करेगी, वापस दूसरी वाली सतह के लिए जो आपका एक और हमें यही तो करना है हमें, क्योंकि हम विरल सघन से विरल में जा रहे हैं, तो ये अभिलंब से दूर की तरफ हटेगी, लेकिन अभिलंब तो बनाना पड़ेगा। इस वाली सतह के लिए अभिलंब यहां कहीं बनेगा, है ना, इस वाली सतह के लिए, इस कर्व वाली को। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी इतनी। तो ये कहां की तरफ बेंड होगी, देखो इस बार ये हमारे पास कौन है, ये वाला। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो अभिलंब से दूर की तरफ हटनी चाहिए, तो अभिलंब से दूर की तरफ हटते हटते ही कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बना देगी। ठीक है, बनाना कहां पे था, इसको जाना यहां पर था, इसको यहां कहीं जाना था, लेकिन चली आ गई, तो अंतिम प्रतिबिंब हमें यहां मिला। अगर ये दूसरी वाली सतह नहीं होती तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता बच्चों, इस बिंदु पर, इसको हम बोलेंगे I डैश, इसको हम बोलेंगे C2। अब हम क्या करने वाले, इसके दो टुकड़े करने वाले बच्चों, है ना, पीछे वाले उस पर वापस आते हैं एक दूसरे पेज पर और समझते हैं इसको। सबसे पहले वस्तु कहां रखी हुई थी, वस्तु रखी थी हमारी यहां पर, जिसको मैंने बोला था बच्चों O डैश, और इसको बोला था हमने O। तो अभी देखो हुआ क्या, प्रकाश किरण ऐसे गई बच्चों, ठीक है ना, ये लेंस का आधा पार्ट मैंने तोड़ दिया, पूरा मान लेते पूरा अंदर कांच ही कांच, कांच ही कांच, कांच ही कांच है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाली सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बोला अभिलंब बनाना पड़ेगा, अभिलंब हमने ऐसे बनाया था, जिसको हमने नाम क्या दिया बच्चों, C1। ये देखो पीछे ये रहा, कहां गया, हाँ ये रहा। तो हम सिर्फ इस वाली सतह को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, O डैश से प्रकाश किरण मिली, ये हमारा C1 इसका अभिलंब। तो देखो, तो अब जो प्रकाश है उसको कहां की तरफ,
हमारे अभिलंब की तरफ झुकना है, तो ये हमारा हो गया एंगल आई, है ना, आपतन कोण। तो इसको क्योंकि अभिलंब की तरफ झुकना है तो ये अभिलंब की तरफ कुछ इस तरीके से झुक जाएगी, और हमारे अकॉर्डिंग अंतिम प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है, आई डैश पर। किस पर प्राप्त होता है, आई डैश पर। अगर दूसरी सतह नहीं होती, प्रकाश किरण ऐसे जाती और सीधी नीचे मिल जाती नीचे, और हमें अंतिम प्रतिबिंब कहां मिलता, आई डैश पे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है। तो बच्चों एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है, कुछ चीज जैसे कि हमारे वस्तु की O से दूरी हमारे पास U है, पहला जो हमारा वक्रता केंद्र है उसकी O से दूरी R1 है, दूसरे वाले वक्रता केंद्र की जो C2 है इससे दूरी हमारे पास कितनी है, हमारे पास हो गया R2, O की C2 से दूरी। अंतिम प्रतिबिंब जहां बन रहा है उसकी O से दूरी कितनी है बच्चों, V, ये वाली, ये V। और आई डैश की यानी जो पहले वाली सतह ने जहां अंतिम प्रतिबिंब बनाया था वो उसकी दूरी हमारी O से कितनी है, V डैश। तो देखो ये सारे 5 पैरामीटर हमारे पास आ गए, जिसमें से हमें जो नहीं पता मैं बता देता हूं। हमें V डैश नहीं पता, हमें ये पता है वस्तु कहां रखी है, हमें ये पता है प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हमें ये भी पता है R1 और R2 की वैल्यू क्या है, हमें ये भी पता है कि N1 और N2 की वैल्यू क्या है। क्या नहीं पता, वो है ये V डैश, जो कि बीच में कहीं बनी, हमें नहीं पता, कहीं बनी होगी बीच में, हमें मतलब भी नहीं है। बट हम क्योंकि इस लेंस को 2 टुकड़ों में अलग अलग तोड़ के कर रहे हैं, एक टुकड़ा ऐसा है बच्चों, ये पहला टुकड़ा है, और एक टुकड़ा ऐसा है। फर्स्ट वाले टुकड़े के लिए वस्तु रखी है विरल माध्यम में, प्रतिबिंब बन रहा है सघन माध्यम में। दूसरे वाले के लिए वस्तु रखी है सघन माध्यम में, प्रतिबिंब बन रहा है विरल माध्यम में। तो पहला वाला जब अपन बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में, तो वही सूत्र लगाएंगे जो पहले पढ़ा था, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये कब लगता है, R1, R लेंगे इसको। ये कब लगता है, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु रखी हो विरल माध्यम में और प्रतिबिंब कहां बने, सघन में। विरल में कौन है, वस्तु, और सघन में कौन है, उसका प्रतिबिंब। यानी फर्स्ट वाला केस हमारे लिए फर्स्ट वाला केस। जबकि अगर विरल माध्यम में तो बच्चों उसकी प्रतिबिंब बनता है उल्टा, मतलब वस्तु को आप उधर रख दिया, तो विरल माध्यम में तो प्रतिबिंब बनता है, और सघन माध्यम में वस्तु रखी होती है। तो उस केस में मैंने आपको बोला था N1 को सिर्फ N2 से रिप्लेस करना है, फॉर्मूला वापस याद नहीं करना। जहां N2 दिख रहा है वहां N1 लिख दो, जहां N1 दिख रहा है वहां N2 लिख दो। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। तो ये 2 फॉर्मूले अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में वस्तु रखी है विरल में, प्रतिबिंब बन रहा है सघन में। सेकेंड वाले केस में वस्तु रखी है सघन में, प्रतिबिंब बन रहा है विरल में। समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये फर्स्ट वाला केस है जो थोड़ा सा आसान था कंपैरेटिवली। तो यहां पर देखो ये वाली बच्चों जो दूरी है हमारे पास वो है U, ये वाली जो दूरी है वो हमारे पास है R1, और इस वाली दूरी को बच्चों हमने बोला था V डैश, जो हमें नहीं पता। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं जो था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। आई होप अब तक तो फॉर्मूला सबको रट गया होगा। तो N2 के साथ बच्चों कौन आएगा नीचे, V, ये रहा V, ठीक है। और V की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे, V डैश, क्योंकि हमारे पहली वाली सतह के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां बना है, V डैश पे, तो यहाँ पे लेंगे V डैश। आई होप यहां तक सबको आ गया होगा। तो माइनस आता है N1 अपॉन U, N1 और U तो U ही है हमारे पास यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U, तो N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन, इसके लिए R की जगह हम क्या लेंगे, R1, क्योंकि इसके लिए अभिलंब कहां से निकल रहा है, R1 से। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक है। दूसरे वाले केस के अंदर अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरे वाले केस के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज यहां से कहीं से आ रही है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको। दूसरी वाली सतह के लिए हमें क्या फीलिंग आ रही है कि लाइट रेज तो यहां से कहीं से आ रही है। देखिए पीछे वापस देखो, दूसरी वाली सतह को लग रहा है लाइट रेज तो मिलने यहां से आ रही है, यानी दूसरी वाली सतह के लिए वस्तु कहां पे रखी हुई बच्चों, दूसरी वाली सतह के लिए वस्तु रखी है कहां पर, आई डैश पर। दूसरी वाली वस्तु के लिए वस्तु कहां रखी है, आई डैश पर। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी वाली वस्तु को लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, जबकि लाइट पीछे से कहीं से थोड़ा ना आ रही है।
मैं यहां पे कहीं प्रतिबिंब बना होगा उसका, अगर मैं मान के चलूं कि बनता, तो ये किसकी तरह बिहेव करता, बिंब की तरह, यानी वस्तु की तरह। यानी दूसरी वाली सतह के लिए बिंब का रखा हुआ है या वस्तु का रखी है I डैश पर। अब क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, अभी सघन हो गया, ये N2 हो गया और ये N1 हो गया। पहले वाले केस में ये N1 था, ये N2 था। तो अब क्योंकि वो सघन से विरल में जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा, लेकिन उसके लिए अभिलंब चाहिए होगा। तो यहां पर अभिलंब हम बना देते हैं कुछ इस तरीके का, जिसको हमने पीछे क्या बोला बच्चों, C2। तो देखो ये वाला कौन बनना हमारे पास, आपतन कोण। तो जो भी अपवर्तन कोण बनेगा वो क्या बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। तो ये क्या करेगी, वस्तु जो है, इमेज जो है, कुछ उस तरीके से बना देगी, कुछ इस तरीके से। ये देखो कौन बढ़ गया पहले से, ये रहा हमारे पास R बढ़ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अंतिम प्रतिबिंब I। बस यहां पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि जब आप प्रतिबिंब की दूरी लोगे तो V होगी, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बना है। लेकिन जब हम बच्चों बात करेंगे किसके बारे में, बिंब के बारे में, वस्तु के बारे में, तो उस केस में हमें दूरी कितनी लेनी है, V डैश, क्योंकि इसके ऐसा लग रहा है कि वस्तु कहां रखी है, V डैश पर। हमने ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, साइड में लिख देता हूं, मैंने ऊपर वाले केस में फॉर्मूला यूज करा था N2/V, वैसे पहले लिखा है मैंने N1/U = N2 - N1/R। इस वाले केस के लिए जो V है उसकी जगह कितना आ जाएगा, V डैश, और U की जगह कितना आ जाएगा, U, फर्स्ट वाले केस में, केस नंबर 1। जबकि दूसरे केस में, इस वाले केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे N1/V - N2/U = N1 - N2/R, मतलब चेंज कर दिया बस दोनों को। हाँ, इसमें R की जगह हमने क्या यूज करा, R1। जबकि इस वाले केस में बच्चों हमारे पास V, अंतिम प्रतिबिंब तो V पर ही बन रहा है, यानी V तो V की जगह आएगा। V की जगह क्या आएगा बच्चों, V ही आएगा। U की जगह कितना आएगा, वस्तु कहां रखी है, V डैश पर, तो हम यहां पर वस्तु रखेंगे V डैश पर। उसके बाद R की जगह बच्चों यहां पे क्या यूज करेंगे, R2, ठीक है। सारी वैल्यू को डाल दो इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास, N1/V की जगह कितना आ गया, V आया, माइनस N2/U की जगह कितना आ गया, V डैश, बराबर N1 - N2/R 2। ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये 2 समीकरण बनाना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, बट बन जाती है आराम से। बस इसके बाद तो आधी डेरिवेशन आप समझ लो हो गई आपकी। डायग्राम एग्जाम में आपको तीनों ही बनाने हैं, 1, 2 और पीछे जो एक कंबाइंड डायग्राम बनाया था, तीनों एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने हैं, लिखना इस तरीके से ही है, ठीक है। आई होप ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला मुझे V डैश नहीं पता, मुझे V पता है, मुझे U पता है, N1 पता है, N2 पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है, V डैश नहीं पता बस। तो हमें V डैश को हटाना है। अब हटाएं कैसे भाई, देखो इस वाले समीकरण में आ रहा है हमारे पास N2/V डैश, इस वाले में हमारे पास आ रहा है N2/V डैश विद नेगेटिव साइन। तो इसको हटाने के लिए ऐसे काम करता हूं, दोनों समीकरण को जोड़ देता हूं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे दोनों समीकरण को जोड़ रहा हूं। तो समीकरण 1 + 2 ऐसा करते देखो क्या होगा। पहली समीकरण क्या है हमारे पास, N2/V डैश माइनस N1/U, ये लेफ्ट वाला पार्ट, इसमें जोड़ा अपन ने किसको, माइनस N2/V डैश, ये हमारा हुआ लेफ्ट वाला पार्ट, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट जोड़ा है, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट। अब राइट राइट जोड़ेंगे, वहां पे आ रहा है हमारे पास N2 - N1/R1 प्लस N1 - N2/R2। आई होप यहां तक बात सबको समझ आ गई होगी। अब बच्चों उसको खोलेंगे तो साफ साफ दिख रहा है V डैश वाली टर्म को खा जाएगी, जो हमें चाहिए ही नहीं थी कभी, ठीक है। देखो यहां पे अपन लिख देते हैं N2/V डैश माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V डैश इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे भी कमाल की बात है, दोनों में सेम नहीं आ रहा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें से, ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए। जब मैं ऊपर वाली बेटा जो इक्वेशन है उसमें से माइनस कॉमन लूंगा, घटाव का चिन्ह बाहर लूंगा, तो अंदर के चिन्ह हो जाएंगे परिवर्तित, यानी हो जाएंगे N2 - N1, ताकि हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेते ही ये ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक हो गया। अब देखो ये तो मर गए, ये तो हमें चाहिए ही नहीं थे वैसे भी। अब इन दोनों में से बच्चों N1 आ रहा है कॉमन और V वाला हमारा प्लस है, तो N1 हमने कॉमन लिया, अंदर V वाला प्लस आएगा और U वाला हमारा माइनस। उन दोनों में से भी हम N2 - N1 कॉमन ले लेते हैं,
अंदर बच्चों हमारे पास बच रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। सिर्फ कॉमन लिया है, ऊपर कुछ भी नहीं था तो जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, भगवान होता है, तो ऊपर एक लगा दिया, ऊपर वाली टर्म में से कॉमन लिया। इसमें से भी ऊपर वाली में से कॉमन लिया, कुछ भी नहीं बचा ना ऊपर, एक एक लिख दिया। ठीक है, चलो अब बच्चों ये जो n1 है ना यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो n1 को उधर ले जाते हैं। हमारे पास हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1। क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, वहां पे जाके पूरी तरीके से किसमें आ जाएगा, भाग में, कि भाग में ले गए हम, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब n1 को दोनों के साथ स्प्लिट कर दो, तो ये हमारे पास हो गया n2/n1 माइनस n1/n1। अंदर हमारे पास आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हमारे पास आ गया 1/v माइनस 1/u। मैं देखो बड़ा बड़ा के पास स्टेप लिख रहा हूं, आपके एग्जाम में आए डेरिवेशन तो आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, मैथमेटिक्स नहीं करें अपन फिजिक्स करें। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप एक दो स्किप करोगे तो चल जाएगा। ऐसे नहीं दोनों इक्वेशन उड़ा दो, तुम तो बोले दोनों इक्वेशन को ऐड करके आ गया, ऐसे में मत करना, एक दो स्टेप आप स्किप कर सकते हो। चलो, तो आपका n1 से n1 कैंसिल। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास आ रहा है 1/v माइनस 1/u। अब देखो फिर से तो मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट करवाऊंगा, लेकिन आपको पता है 1/v माइनस 1/u जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। लेकिन इस केस में हम बोलेंगे अगर वस्तु अनंत पे रखी हो, मतलब u कहां पे हो, अनंत पर, मतलब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, यानी फोकस दूरी पर। तो इस अकॉर्डिंग हमारी रिलेशन बन गया, इसका यूज करने पे, या आप हमारा जो लेंस का सूत्र है उसका भी यूज कर सकते हो। 1/f बच्चों आया हमारे पास, यहां पे देखो n2/n1 लिखा है, आप इसको लिख सकते हो n21, इसको आप लिख सकते हो n21 माइनस 1, और अंदर बचा हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों ये बहुत आसान सा एक डेरिवेशन हमारे सामने आ गया, रिजल्ट पे हमारे को मिल गया। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है लेंस निर्माता सूत्र, सबकी हिंदी कर देंगे ये तो, है ना, तो कई जगह ये भी लिखा होता है, तो कहीं बुक में लिखा हो तो घबरा मत जाना कि कौन सा निर्माता आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा नाम लेंस निर्माता सूत्र भी है। ठीक है, तो एग्जाम में पतले लेंस से अपवर्तन आ जाए, लेंस निर्माता सूत्र आ जाए, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको डेरिवेशन में यही करके आना है। ठीक है, आई होप यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया हो।